सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अब सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम इस वक्त अपने जोरों पर है। मुस्लिम लीग नवाज की पूरी क़यादत इस वक्त मैदान में है। पीपल्स पार्टी तो सबसे पहले पब्लिक में जा चुकी थी, अवाम में जलसे जुलूस कर रही थी, अपनी इंतखाबी कैंपेन कर रही थी। उनकी इंतखाबी मुहिम भी इस वक्त अपने पूरे उरूज पर है। और फिर हम जब मुख्तलिफ सूबों में चले जाते हैं, सिंध की अगर हम बात करें, कराची की बात करें, तो यहाँ 2 रोज़ पहले MQM पाकिस्तान ने भी एक बड़ा जलसा किया। अब जो लोगों की तवक्कुआत हैं, जो लोगों की उमंगें हैं, जो लोगों के मसाइल का पहले तो इदराक और फिर उनका हल किस जमात के पास है, ये अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल है। अभी जो सियासी जमातों की कैंपेन चल रही है एक दूसरे के खिलाफ, उसमें बड़े सख्त जुमले भी आ रहे हैं, बहुत इल्ज़ाम तराशी भी हो रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी तो बहुत ही आगे जाकर मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा ये उनके 2-3 जुमले मुलाहिज़ा कीजिएगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि जब भी शेर आता है अवाम का खून चूसा जाता है। और इसके बाद एक बड़ी ही अहम बात उन्होंने की कि अब सिर्फ 15 रोज़ का वक्त बाकी है और मुस्लिम लीग नवाज जो कि एक बड़ी जमात है, उनका मंशूर अभी तक सामने नहीं आ सका, जिस पर कोई 40 से ज़ायद रुकनी टीम काम कर रही है। इरफान सिद्दीकी की सरबराही में बड़े बड़े दिमाग वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक चंद नुकात पर क्यों इत्तेफाक राय नहीं हो सका, यह भी बहरहाल अपनी जगह पर एक सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का जवाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने दिया है। क्या गुफ्तगू की है, ज़रा वो भी मुलाहिज़ा कीजिएगा। अब सिंध में कौन सी ऐसी तरक्की है जो कि लेकर पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये जवाब उनको दिया है। अब दोनों जमातों का जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है, और जो एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती हैं वो छोटी जमातें के जिस तरह MQM पाकिस्तान ने सीट एडजस्टमेंट की है मुस्लिम लीग नवाज से, और दीगर सूबों में दीगर जमातें MQM की तरह की और जो कि मुस्लिम लीग नवाज से इस वक्त मिल रही हैं। तो इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज खासतौर पर कराची के 4 हलकों से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। मलीर से NA 231 से कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैंडिडेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान से अरशद वोरा साहब जो कि NA 240 से कैंडिडेट हैं, साउथ का इलाका है, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। NA 241 से डॉक्टर शाह इमाम साहब, आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और साउथ से ही ये भी कैंडिडेट हैं। और फिर आगे चलें तो PS 129 से असद हनीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, हमें बताएंगे कि आखिर सिंध में कौन सा एक ऐसा मॉडल शहर है जो कि बिलावल साहब लेकर लाहौर जा रहे हैं। लेकिन कराची की जो महरूमियाँ हैं, इनका असल जिम्मेदार है कौन, और कराची के आवाम सवाल आखिर करें तो किससे करें। ज़रा अरशद वोरा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरशद साहब, कराची की एक बड़ी जमात आप लोग खुद को क्लेम करते हैं, गो के 2018 के नताइज इसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो अब इस वक्त जो कराची की महरूमियाँ पिछले 15-20 साल से हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी 3 टेन्योर मुकम्मल कर चुकी है, कौन कौन जिम्मेदार है कराची में सहूलियात के फुकदान का, कराची के हुकूक को गस्ब करने का, और जो महरूमियाँ इस वक्त कराची को दरपेश हैं, और मसाइल हैं क्या और उनका हल क्या है, फिर ज़रा बताइएगा। देखें अरबाब, आपने जो है 15 साल की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की एक्चुअली 15 साल की तो ये कंटिन्यूटी है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी तकरीबन जो है 35 साल पीपल्स पार्टी ने सिंध के सूबे पर हुकूमत की, और खास तौर पर ये 15 साल तो डिजास्टर है। 15 साल में कोई एक प्रोजेक्ट अगर ये बता सके, कोई एक, मैं तो ये समझने से काफिर हूँ कि पंजाब की आवाम को अगर बिलावल भुट्टो जाकर कह रहे हैं तो कौन सा ऐसा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने शहर में किया है, उस शहर में जिस शहर से के 4000 अरब रुपए सालाना जो है वफाक को टैक्स जाता है। ये शहर जो है, ये शहर पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबको पता है कि ये बैकबोन है, ये शहर इकोनॉमिक हब है, ये शहर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे मल्टी लिंग्विस्टिक लोग रहते हैं। तो इस शहर की इम्पोर्टेंस को तो सब भूल गए। आज इस शहर का रवाब ये हाल है कि वहाँ वो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हर दूसरे दिन जो है गटर का ढक्कन न होने की वजह से एक बच्चा गटर में डूबकर मर जाता है। तो यहाँ तो ये हाल है। यहाँ पे आपने देखा रोड स्नैचिंग का क्या हाल है, यहाँ पर अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, यहाँ पर अगर आप देखें, अभी देखें इन लोगों ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक तरफ सीवेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, K2 और K3 जो है ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दौर में आए 100 MBD के दोनों प्रोजेक्ट, और K4 जो है मुस्तफा कमाल ने जो है उसकी फिजिबिलिटी पूरी करके और इनको चाहिए तो उस पर इम्प्लीमेंट करते
तो जो शॉर्टफॉल 635 MGD का है वो शॉर्टफॉल आज पूरा हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई भी मेगा प्रोजेक्ट कराची वालों के साथ इन्होंने सिवाय दुश्मनी की और कुछ नहीं किया। और जहां जरूरत पड़ती है पैसे की तो कराची उनको याद आता है। जहां उन्होंने अभी अगर चंद बसें लाकर इन्होंने खड़ी कर दी हैं 100-200 बसें, कराची की रिक्वायरमेंट 2000 बसें हैं। कराची की रिक्वायरमेंट जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के मास ट्रांजिट सिस्टम है। अब आप लेकिन अरशद साहब उन 2000 बसों के लिए पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सड़कें मौजूद हैं, वो 2000 बसें आएंगी तो वो किन इन टूटी फूटी सड़कों पर वो चलेंगी जो कि इस वक्त सबको नजर आ रही हैं? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। ये शहर आपको कमा कर दे रहा है ना, ये शहर पाकिस्तान को पाल रहा है। जब ये शहर पाकिस्तान को पाल रहा है तो शहर की जो रिक्वायरमेंट है आपको उसको A to Z पूरा करना होगा। खास तौर पर देखें यहाँ पर आज सुबह ही रिपोर्ट चल रही थी कि पूरे सिंध में जो है तकरीबन पहले 70 लाख था, 76 लाख हो गया। 76 लाख बच्चा जो है वो स्कूलों में नहीं जाता। स्कूलों का जो हाल है, आप यू नेम इट, आप एजुकेशन का शोबा ले लें, आप हेल्थ का शोबा ले लें, आप जो है डेवलपमेंट का शोबा ले लें। आई मीन कौन सी ऐसी कोई एक मुझे ऐसा काम बता दे जिस पर के पीपल्स पार्टी पकड़ से कह सके कि हमने कराची के लिए या इन पर्टिकुलर सिंध। ठीक है अरशद साहब, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट आपने पेश कर दी और पॉइंट भी आपका आगे। अब जरा कैप्टन जमील साहब के सामने मैं ये सवाल रखता हूँ कि 75 बिलियन डॉलर, ठीक है, और 3 टेन्योर हैं ज़ाहिर है ये तो। जमील साहब ये 3 टेन्योर गुजरे हैं, 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 23। तो फिर ये 3 बार कैसे हुकूमत मिली है? जब एक पार्टी अगर परफॉर्म नहीं कर रही हो तो आवाम को तो समझ आ जाता है कि दूसरी बार तो वो उसको मौका नहीं देती। फिर ये लगातार 3 बार क्यों लोगों ने मैंडेट दिया और हर बार पिछले से बढ़ कर दिया है? देखें अरबाब, पहली बात तो ये है कि लोगों ने मौका दिया, एक उम्मीद के साथ दिया, और हर बार इन्होंने आवाम को जो है नाउम्मीद किया। देखें बिलावल साहब कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिंध में ये चौथी बार जो है ख़ुद अपनी एक नाकाम गवर्नमेंट को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने ऊपर भी तो बात रख के देखें। और जिस तरह जो है अरशद वोरा साहब ने एक बहुत बड़ी चार्जशीट पेश की, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन देखें 15 साल पीपल्स पार्टी ने सिंध को दिया क्या है? खंडर बना दिया। कराची को देखें, 15 साल पहले कराची कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है। आप सिंध में टोटली फेल हो चुके हैं, तो आप किस तरह वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी को क्लेम कर सकते हैं? और कंपेयर टू दिस मुस्लिम लीग नून को अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तरक्की हुई है। मोटरवेज बने हैं, पावर प्रोजेक्ट्स आए हैं, सिंध के अंदर सिंध के अंदर जो है वो K4 लाया गया है, ग्रीन बस लाई गई है, CPEC के ऊपर काम किया गया है। लाइक ये है, इकॉनमी बेहतर हुई है, कारखाने चले हैं, मजदूर को मजदूरी मिली है, दानिश स्कूल आए हैं, लैपटॉप स्कीम्स आई हैं। तो एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है दोनों का। तो आई थिंक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ खोखले नारे लगा रही है इस वक्त। इनकी करप्शन की एक बहुत बड़ी दास्तान है। जो अरशद वोरा साहब ने कहा है कि पिछले 15 साल में 22,000 अरब रुपए जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास आए। प्रोजेक्ट मुझे गिनवा दें इनके जो बैठे हुए साथी, सिर्फ 22 प्रोजेक्ट गिनवा दें कि 15 साल में इन्होंने 22 प्रोजेक्ट दे दिए। 22 यूनिवर्सिटियाँ गिनवा दें या 22 अस्पताल गिनवा दें, कोई 22 प्रोजेक्ट गिनवा दे जो इन्होंने 22,000 अरब रुपए खर्च करके कर दिए हों। तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। सिर्फ मंशूर दे के आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आई थिंक खोखले नारे। अच्छा, अब ये चलें, नारे इनके आए, आप कह रहे हैं खोखले नारे, मंशूर भी सामने आया। अवाम में सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने जाते देखा जब मियाँ साहब के पास इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं अपने दौर की, कराची में भी, पंजाब में भी, लाहौर को मॉडल सिटी बना दिया गया बकौल PMLN के। तो फिर अवाम में इतना लेट क्यों गए? अभी हमने 3-4 रोज़ पहले देखा कि मियाँ साहब का वो फेस नज़र आया और फिर वो अपनी फेस वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, वरना इससे पहले PMLN हमें कहीं ग्राउंड पर नज़र ही नहीं आ रही थी। पीपल्स पार्टी हमें अवाम में जाती नज़र आ रही थी। एक तासुर जन्म ले रहा है कि कोई एक लाडले वाली फीलिंग आ रही है कि जी वो माहौल बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। देखिए अरबाब, बहुत गलत तासुर है और गलत तासुर बनाया जा रहा है। इनके जलसों में, इनके टॉक शोज़ में एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दिस इज़ नॉट अ मस्ट क्राइटेरिया कि कौन देर से आया कौन जल्दी आया। आपने 10 नुकाती, पीपल्स पार्टी ने 10 नुकाती मंशूर दे दिया। मंशूर देना इज़ नॉट द क्राइटेरिया। मंशूर के ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए जो कि नून लीग इस वक्त कर रही है। यानी हमने एक पोर्टल बनाया है और हम आवाम की फीडबैक ले रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फीडबैक ले रहे हैं। मतलब हम हर फील्ड के अंदर जो है फीडबैक लेने के बाद मंशूर दे रहे हैं। थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसको आप क्राइटेरिया ना बनाए कि कोई तैयारी नहीं कर रहा। अगर आप मेरे हल्के मलीर में इन्हें 231 में देख लें तो हमने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में भरपूर तरक्की की, वो क्या कहते हैं उसको, तैयारी की हुई है, मैदान में उतरे। और मैं आपको आज भी कह दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सिंध में सिर्फ ब्रांडिंग करके बैठ गई है। ना ये कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं,
ना इनकी जो है आवाम की पजीराई है। इनके निचले लेवल पे अगर देख लें, मलिर की बात कर रहा हूँ, ब्रांडिंग कर देने से, पैसा खर्च कर देने से, पोस्ट फैन फ्लैक्स लगा देने से आपकी पजीराई नहीं होती। आप मैदान में नहीं उतरते। मैदान में आप तब उतरते हैं आप आवाम के दरमियान आए। परसों जो है मलिर में इनके जो लीडरान जाते हैं तो आवाम इनको कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दे रहे, इनसे सवाल कर रहे हैं, इनसे जवाब मांग रहे हैं। और बिलावल साहब के बड़े बड़े जलसे हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, वो तो ठीक है, चल रही है। ठीक है, बिल्कुल। आपने मानसरा में देखा, नून लीग का जलसा देखा होगा, बहुत बड़ा जलसा था। तो ये ऐसा नहीं है, देखिए आवाम तो आएगी, ये तो सीजन चल रहा है इलेक्शंस का, आएगी। मैं एक हल्के का MNA का कैंडिडेट हूँ। आप मेरी कॉर्नर्स मीटिंग देखें, आगे उसमें 500-600 लोग बैठे होते हैं, रोज़ 2-3 कॉर्नर मीटिंग चल रही होती है। तो ये देखें, बात ये है कि बिलावल साहब के जो बात है और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आई थिंक उसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसमें। उसकी वजह यह है कि 15 साल इनको देख लिया है और सिंध को 15 साल जो इन्होंने जिस तरह हशर किया है सिंध का, उसके बाद मैं तो कहता हूं कि आप लाहौर में जाके क्या क्लेम कर रहे हैं, आप सिंध से क्या लेके गए हैं। ठीक है, तो ये अब असद हनीफ साहब एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट आ गई और आप लोग जो इस वक्त बिलावल साहब सबसे ज़्यादा ये बात कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि चौथी बार मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं और उन्हें आप मौका ना दें, मुझे आप आने दें पहली बार, 6 महीने में मैं आपको डिलीवर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो 15 साल से 3 टेन्योर मुकम्मल कर चुकी है, फिर यहाँ भी किसी नई जमात का किसी ऐसी जमात का जिसको पहले ये मौका ना मिला हो, उसका फिर हक होना चाहिए वो आए और 6-8 माह में डिलीवर करके दिखाए। असद साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा काइंडली। अब आ रही आवाज? जी अब आ रही है। हेलो जी, अब आ रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं मेरे भाई मेरे प्यारे के, देखो जो अभी आपने बात की कि आप कह रहे हैं कि 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है और कुछ डिलीवर नहीं कर रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आज की इतनी बाशऊर आवाम जो सोशल मीडिया देखती है, जो तालीम याफ्ता होती जा रही है, जो भरपूर तरीके से जो है वो अपने पुरअज़म होती जा रही है अपने कामों के लिए, और वो बार बार मैंडेट दे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 दफ़ा ले आई, और ये लोग यहाँ पे बैठ के बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं आसमानी आई सुल्तानी आई, कैसी कैसी बातें करते हैं ये। बात इतनी सी है मेरे भाई, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद नहीं आई। अगर इनके अंदर इतना पावर था, इनके अंदर इतना शो था, इनके अंदर इतने तप्पड़ था, तो ये क्यों नहीं आए बार बार? मुझे एक बात बताएं, इनको क्यों पब्लिक ने वोट नहीं दिया? क्यों इनको पीपल्स दूसरी जमातों को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो है वोट नहीं दिया? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सियासत में भी 3-4 महीने से आया हूं। अच्छा। इससे पहले जो है मैं ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन का चेयरमैन था। अच्छा। आज से मुझे याद है जब ये PTI में थे, जो कैप्टन साहब बैठे हुए, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, हम इनके पास गए अपने मसले लेके अपनी बात करने के लिए इन्हीं के ऑफिस के अंदर इस्लामाबाद में। अच्छा। तो जब उन्होंने हमें जिस तरह से इन्होंने मुझे जवाब दिया कि जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जो है वो सड़क बना दी, हमने तो जो है वो नाला बना दिया। अरे भाई, तुम्हारा काम क्या सड़क और नाला बनाना है? तुम्हारा काम लेजिस्लेशन करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम चीज़ों को वही काम करती है जो काम उसको डिलीवर करना होता है। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अवाम के अंदर शऊर नहीं है? अवाम बाशऊर है, आज की अवाम बाशऊर है। आज की अवाम को सब कुछ समझ में आ रहा है कि कौन उसके लिए बेहतर है और कौन उसके लिए ना। यहाँ पे कोई सी भी सियासी जमात जीतती है, आके अपोजिशन में बैठती है, अपना धंधा करती है, अपना पैसा बनाती है। जब उनके पास कोई आवाम जाती है तो कहते हैं। असद साहब, जो आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, सिंध की हद तक तो, अंदरूनी सिंध की हद तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18 में मैंडेट मिला, लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ तो फिर कुछ 14-15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई थी, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो पजीराई नहीं मिल सकी। वो भाई, वो तो बात ये कि इन्होंने जो है ना आके कुछ बनारसी ठग आए थे, और वो बनारसी ठगों ने आके जो है वो लोगों को जो है वो लोगों की आंखों में जो है वो धूल झोंकी और अपने टिकट अपने जो है वो वोट लेके चले गए। और उसके बाद लोग आवाम को पता चल गया था कि इन्होंने आवाम को किस तरह से इनका क्या हाल करा था। ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, ये आवाम को बिल्कुल बेबस समझते हैं। ये जिस तरह से लोगों की बागर भाई, सबसे अच्छा जो है ना वोट सबसे बड़ा सबूत है इस चीज़ का कि 3 साल से मैंडेट मिला जा रहा है, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टांगे चाहे जितनी मिलके ये खींच लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कक फर्क नहीं पड़ना है। और इंशाल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक अपना वजीर आला लेके आती थी, इंशाल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
बिलावल अच्छा, साहब को चलें असद साहब, मैं जब अगला टर्न आपको दूंगा, अब जब मैं अगली बार आपकी तरफ आऊंगा तो फिर आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन 15 सालों में जरा अचीवमेंट्स क्या क्या उन्होंने ऐसे काम किए जो कि लोगों की फलाह और रिलीफ के। मैं आता हूँ जरा वापस आपकी तरफ, क्योंकि शाह साहब भी मौजूद हैं। शाह साहब, अब जरा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आपकी सूरत में, ये तीनों जमातों के आपने मौक़िफ़ सुने, कराची के जो मसाइल हैं उसका हल आपकी नज़र में किस जमात के पास है? आप आज़ाद हैसियत में अगर जीतते हैं तो फिर आगे किस जमात को ज्वाइन करेंगे और क्या उसकी वजह होगी? देखें, तीनों मेरी नज़र जो है वो तीनों के ऊपर बड़ी क्रिटिक है। पीपल्स पार्टी तो डेफिनेटली क्वालिफाई नहीं करती है। अच्छा। कि उसको अब मजीद सिंध की जो है वो क़यादत दी जाए। इन लोगों ने जो तबाही फेरी है सिंध में, और जो हालात हैं, जो मैं हिजरत कॉलोनी में जाता हूँ जहाँ के इनके यूसी चेयरमैन हैं, और यहाँ पे इनके जो दिल्ली कॉलोनी में वार्ड के काउंसलर हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं। और डेफिनेटली मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, तो मैं सिंध को भी जानता हूँ, सिविल सर्विस में रहा हूँ, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी मैंने सर्व किया है। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस दूंगा, कोई बाइस्ड एनालिसिस नहीं होगा, कोई एंगल नहीं होगा उसमें, इंसाफ की बात करूंगा। और मैं अपने मैंडेट, अपने वोटर्स को भी ये कहता हूँ कि कोई सुहाना ख्वाब नहीं है, कोई झूठा वादा नहीं है, सिर्फ मेरा, आप लोगों को मैं धोखा नहीं दूंगा और मायूस नहीं करूंगा। देखें, जो सिंध में पीपल्स पार्टी ने 2008 से और 2024-23 तक जो इन्होंने हुकूमत की है, उसमें कोई शराकतदारी नहीं थी। एब्सोल्यूट इन लोगों के पास पावर था, एब्सोल्यूट। और जो अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस को अगर पढ़ें और देखें, तो रूल्स ऑफ बिजनेस में जो अल्टीमेट पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है। और चीफ मिनिस्टर 18 ग्रेड से ऊपर की ट्रांसफर पोस्टिंग, बजट की रिलीज, फाइनेंसेस, सब सीएम के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं होती। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो भाई 15 साल मिल तो गए, अब क्या करोगे? कितने लोगों को अमीर बनाना है आप लोगों ने? कितनी मालो दौलत जमा करनी है? कितनी दुबई को, आधे से ज्यादा दुबई खरीद तो लिया, अब क्या हांगकांग भी खरीदना है, सिंगापुर भी खरीदना है, क्या करना है? गरीब आवाम की जान छोड़ दें। अब इनको जो है कोई रास्ता दे दें, इनको तालीम दे दें, इनको सेहत दे दें। तो शाह साहब आप ये कह रहे हैं कि गरीब आवाम की जान छोड़ दें, अगर जो आप कह रहे हैं वो सब अगर बिल्कुल सच है, सही है, हकाइक पर मबनी है, तो आवाम खुद इनसे क्यों अपनी जान नहीं छुड़वा रही है? देखिए, आवाम, ये जो वोटिंग पैटर्न कहते हैं ना, जो बल्दियाती अभी इलेक्शंस हुए हैं, मैंने एज ए लॉयर मैंने खुद देखा है कि किस तरह से इन्होंने इसको रिग किया है, किस तरह से इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करके कराची को उस तरह से इन्होंने यूज किया है जैसे अंदरूनी सिंध में ये वोटिंग करते हैं, वो मुखालफिन पे पर्चे डाल देते हैं, झूठे केसेस बना देते हैं, और जो इनके मुकाबले में होता है उसको गायब कर देते हैं। तो अच्छा। इस तरह का, चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एब्सोल्यूट कंट्रोल इनके पास होता है। अभी जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से दूर हैं, और हम ये समझते हैं कि आवाम को फ्रीडम होगी कि वो जिस कैंडिडेट को चाहे, जिस पार्टी के खिलाफ तो बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट सामने आ रही है 3 और वर्सेस 1 का ये जो मामला बन रहा है। अरशद साहब, ये अभी जो शाह साहब जो बातें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से मंसूब करके, एक वक्त था कि एमक्यूएम से मुतालिक भी इसी तरह की बातें की जाती थी, तो ये इल्जामात जो इस वक्त पीपल्स पार्टी पर लग रहे हैं, दुरुस्त हैं आपकी नज़र में? देखिए, मैं तो खुद ये इल्जामात लगाए हैं, मैं तो खुद ये बात की है, इन्होंने जो बात की है बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से इनकी एक तरह से देवर डिक्टेटर्स, जिस तरीके से सिंध में इन्होंने काम किया है, जिस तरीके से इन्होंने 5 लाख नौकरियां, आपको पता है कि 5 लाख नौकरियां इन्होंने जो दी हैं, उसमें से जो 40-60 का रेशो है अर्बन रूरल का, उसमें अर्बन के लोगों को कहाँ नौकरियां दी हैं? वो तो 2 लाख नौकरियां जो बनती हैं वो भी जाली डोमिसाइल बना के सिंध के लोगों को दी। तो भाई, हम ये नहीं कहते कि आप सिंध के लोगों को नौकरियां ना दें, आप सिंध के लोगों को 50 लाख नौकरियां दें, लेकिन फिर वही जो रेशो आपने रखा हुआ है, उस रेशो के हिसाब से आप जो है सिंध अर्बन के लोगों को भी तो नौकरी दें। आप तो जो है बिल्कुल अनजस्टिफाई करके रखा हुआ है आपने तमाम सिस्टम को। अभी वो मेरे भाई कह रहे थे कि तमाम लोग तालीम याफ्ता हैं और जो है बार बार जो इलेक्ट करते हैं। अभी आपने जो इलेक्शन देखे हैं, ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसमें थानों में तो स्टैंपें लग रही थी, वो डाकू तो जो है वो आके बैलेट पेपर्स की बुके ले गए थे और रात को तीर के निशान पे स्टैंप लगा के लेके गए। ये सारे तमाम आपके चैनलों ने दिखाया है।
और फिर ये बात कर रहे हैं कि तालीम याफ्ता हो गए लोग। अरे भाई मैं आज की फिगर आपको बता रहा हूँ, आज सुबह टीवी पे दिया, आज जो है तालीम का आलमी दिन है। आज की फिगर है सिंध में 76 लाख बच्चा जो है स्कूल से बाहर है। सिंध में 76 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। आप सिंध के अंदर बात करते हैं, कहते हैं हमने पता नहीं कौन से अस्पताल बना दिए। वहां कुत्ता काटता है तो कुत्ता काटने के लिए यहाँ तक आते आते बेचारे बच्चे वो मर जाते हैं। कुत्ते के काटने की दवाएं तो सिंध में है नहीं। जब इन्होंने इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के अस्पताल बनाए, वो अभी शाह भाई सही कह रहे थे कि वो दुबई की प्रॉपर्टी है। शाह भाई हांगकांग नहीं, दुबई से आगे फिर यूरोप है, यूरोप से आगे फिर यूएसए है। इनके पास इनकी तमाम प्रॉपर्टियां जो है वो आधा दुबई से के अलावा यूरोप में भी इनकी प्रॉपर्टियां हैं, यूएसए में भी इनकी प्रॉपर्टियां, यू नेम इट। और कराची शहर में इन्होंने जो है जिस तरीके से प्रॉपर्टी। ठीक है अच्छा साहब, ये एक और इस चार्जशीट में आपने मजीद इजाफा कर दिया, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी का उसमें तो बड़े बड़े दावे किए गए, 300 यूनिट फ्री बिजली, तनख्वाहें डबल, और ये बताते हैं कि 8 से 13 तक हमने ऐसा किया भी है। अब क्या वाकई ऐसा हुआ है? एक बार फिर ये हो सकता है? पाकिस्तान की मईशत में इतनी कैपेसिटी मौजूद है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों के मंशूरों से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक 10 नुकाती मंशूर सामने आया, उसमें 2 बड़े मेजर पॉइंट्स जो कि आवाम की रिलीफ के लिए उन्होंने अनाउंस किए, 300 यूनिट फ्री बिजली और फिर तनख्वाहें डबल करना। अब ये कितना आसान होगा, कितना चैलेंजिंग होगा इस माशी सूरत हाल में, और जो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें वो इस पर क्या सोच रही हैं। तो अरशद वोरा साहब, इस पर आप भी कमेंट करना चाह रहे थे, ब्रेक आ गया था, तो ये इस वक्त कितना काबिल अमल मंशूरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नज़र आ रहा है? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इम्पॉसिबल होती हैं, और वो जो है सिर्फ आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए लफाजी की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका जो 10 पॉइंट का एजेंडा जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया था, उस 10 पॉइंट में तकरीबन 8 तो जो है वो कार्डों का इजरा है। सेहत कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, गुर्बत कार्ड, जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट कार्ड, पता नहीं कुछ 10 में से 8 जो है वो सिर्फ कार्डों का इजरा है। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम दी अपॉर्चुनिटी कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दें, आपको मौका फराहम करें, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, यहाँ पे सनतें लगाने की बात करें, लोगों को रोजगार दें, तालीम को, मतलब आप स्टूडेंट को कार्ड दे रहे हैं, आप लोगों को कार्ड दे रहे हैं कि आप घर बैठे रहो, आपको जो है ना मतलब सैलानी के या जेडीसी की तर्ज पर हम ले जाना चाहते हैं, घर बैठकर आपको खाना खिलाएंगे, आप ना तालीम के लिए स्कूलों में जाओ। वैसी तालीम के लिए उन्होंने जो स्कूल और कॉलेजेस जिस तरीके से सिंध में बंद किए, ग्रेजुअली कराची में भी तालीमी जो सरकारी स्कूल है उनका अशर बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो ये चाहते हैं कि सबको अपना गुलाम बना के रखें, खरीद गुलाम बना लें सबको पैसा दे देकर। ये नहीं होता, दुनिया इस तरह नहीं चलती। आपको दुनिया में बच्चों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे खोलने पड़ते हैं, सरकारी स्कूल ऐसे बनाने पड़ते हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को ना भेजें, क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप तो लोगों को जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के बजाय आप जो है लोगों को कह रहे हैं आप घर बैठे रहो, हम आपको घर बैठे पैसा देंगे। यानी अच्छा सर, ये ऐलान अब चाहे पीपल्स पार्टी करे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, तनख्वाहें डबल करने का, या कोई और जमात करे, तो आपकी राय एक ही जैसी रहेगी ना कि हाँ ये मुमकिन नहीं है, काबिल अमल नहीं है ये इन हालात में पाकिस्तान? ये जो है ना 100, 150, 200 यूनिट तक जो है पॉसिबल है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि ये पॉसिबल करने के लिए फिर आपको अपने बजट में जो मुख्तस अमाउंट होता है, जाहिर है ये कंपनसेट ये अपनी जेब से देंगे ना। ये कहीं अगर कराची में इनको देना पड़ता है तो दे विल हैव टू पे रिटेल एक्चुअली, या अगर ये कहीं देहातों में देंगे तो दे विल हैव टू कंपनसेट, सब्सिडाइज तो करना होगा ना कहीं से। ठीक है, फिर इसके लिए कई 100 अरब की जरूरत पड़ेगी अब सब्सिडाइज करने के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 22,000 अरब रुपए यहाँ से लेकर इन्होंने अपने जो है अपने दुबई के प्लॉटों को, दुबई के फ्लैटों को, दुबई के बेंगलोर। ठीक है, अच्छा सर, पॉइंट आपका आ गया। मैं वापस भी आपकी तरफ जरा आता हूँ। अब जमील साहब, आपकी जमात का मंशूर अभी तक सामने नहीं आ सका है, आप कितने 100 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं? चूंकि एक आध इवेंट में ऐसा हमजा शहबाज साहब के मुंह से शायद स्लिप ऑफ टंग था, जब वो वजीर आला थे तब भी उन्होंने 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया था, वो फिर बाद में बहुत मुश्किल हुई उस ऐलान के बाद, और अभी भी उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया। लेकिन अभी चूंकि रिटर्न में आप लोगों का मंशूर आया नहीं है, तो क्यों नहीं आ पा रहा? क्या डिटेल्स हैं, कब आएगा, उसमें क्या क्या वादे करने जा रहे हैं? देखें, एक तो 27 जनवरी को हमारा मंशूर जो है वो अनवील हो जाएगा। अच्छा।
और उसकी एक डिले की मेजर वजह यह है जो मैंने आपसे कहा कि उस पर हमने अवामी राय जो है उसको इम्पोर्टेंस दी है। और उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो IT से रिलेटेड लोग हैं, जो फाइनेंशियल हेड्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, हमने एक पोर्टल जो है वो बना दिया है ऑनलाइन, और उसके ऊपर फीडबैक आ रही है उसके ऊपर बहुत, और उस फीडबैक को जो है कंपाइल करके जो है मंशूर को फाइनलाइज़ किया जा रहा है। उसके अंदर फिर हमने इंडस्ट्री में बात की है, एजुकेशन पे की है, हमने उसके अंदर जो है ग्रोथ पे बात की है, जॉब्स पे बात की है, एनर्जी पे बात की है। अब देखें, वो एक जिसको कहते हैं कि एक एथेंटिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 27 जनवरी का इंतज़ार कर लें, उस पर सब चीज़ें आ जाएंगी। मैं पीपल पार्टी का जो है मंशूर पढ़ रहा था, तो इसमें वो जिस तरह का है ना कि आप हारी कार्ड लेके आ रहे हैं, यूथ कार्ड लेके आ रहे हैं, आप जो है भूख मिटाओ स्कीम है, मुफ्त इलाज है, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि दे आर हाई साउंडिंग वर्ड्स। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये कैसे करेंगे, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपने IT के ऊपर कोई बात नहीं की, आपने जॉब्स देने के लिए क्या कर रहे हैं उस पर बात नहीं की, आप एनर्जी सेक्टर में क्या करने वाले हैं उस पर आपने कोई बात नहीं की है। आप 20 मिलियन घर बनाने का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, इतना बड़ा जो है आप दे रहे हैं। तो ये बेसिकली देखें, मैंने आपसे पहले कहा था बन रहे हैं कैप्टन साहब ये घर, तो पीपल्स पार्टी जो हमें बताती है कि अंदरूनी सिंध वो तो बन रहे हैं वो घर। देखिए, अंदरूनी सिंध में 20 मिलियन, अभी उन्होंने कहा है कि जी हम 2 मिलियन घर, 20 लाख घर मजीद बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। आज से 5 साल पहले हमारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ और थी, आज कुछ और है, आगे साल बाद कुछ और होगी। और आप देखें तो एक डिटोरिएशन हुई है, यानी हमारा ग्राफ नीचे गया है। IMF की कंपल्शंस भी हो सकती हैं उसमें। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, ये बगैर रिसर्च के एक मंशूर वन मैन थिंकिंग मुझे लग रही है कि बैठ के बना दिया गया है और लॉन्च कर दिया गया है। इससे बहुत बेहतर माशी हालात थे पाकिस्तान के आज से 5-6 साल पहले, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आके हुकूमत की बागडोर संभाली, और कमोबेश इसी तरह के, बल्कि इससे बढ़ के उन्होंने वादे किए थे, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, और फिर बाद में वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में वो अमली जामा नहीं बना सके। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखें, ये जो मंशूर है इसके अंदर देखें, आप लोगों को कार्ड्स देके बेसिकली आप उनको स्किल नहीं दे रहे, आप उनको पैसा देके जो है ना, आप उनको जिसको कहते हैं कि देखिए बांग्लादेश के अंदर ये जिस तरह बिस्क प्रोग्राम है, इस तरह का एक कार्ड इंट्रोड्यूस करने की उन्होंने कोशिश की, उनकी पूरी पार्लियामेंट खड़ी होगी, उन्होंने कहा नहीं, हम इनको इनके हाथ में पैसा नहीं देंगे, हम इनको स्किल देंगे। और आज आप देखें बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, इंडस्ट्री वाइज वो हमसे बहुत आगे है, उनकी इकॉनमी देख लें हमसे बहुत आगे है। तो मैं समझता हूँ कि इतने सारे कार्ड जो आप जारी कर रहे हैं, और उससे बेहतर है आप स्किल दें। जैसे हम लैपटॉप स्कीम है कि आप किसी को लैपटॉप देके उसको स्किल दे रहे हैं ताकि वो IT के ऊपर काम कर सके। लेकिन अब ये इस कार्ड को ख़त्म करने का मौका मुस्लिम लीग नून को ही मिला, और 5 साल आप लोग रहे और आपकी हुकूमत रही, ना आपने ख़त्म किया ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस वक्त ख़त्म किया। तो फिर अब इस पर तनकीद का जवाब क्या है कि जो अपने अदबार में 10 साल में आप लोग मिलकर भी ख़त्म नहीं कर सके? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि मजीद कार्ड ना लेके आए ना, एक कार्ड को अभी तक हम भुगत रहे हैं, या जिसको कहते हैं ठीक है गरीबों की मदद के लिए है, लेकिन आप देखें कि वो कार्ड की वजह से की बजाय अगर आप किसी को स्किल दे दें तो बेहतर होगा। चाहे पीछे किसी ने अगर इसको ख़त्म नहीं किया तो मैं समझूंगा कि नहीं किया तो गलत किया, या नई चीज़ लेके आए। अब आप मजीद कार्ड लेके आ रहे हैं, मजीद उनको जो है डिपेंडेंट बना रहे हैं स्टेट के ऊपर। स्टेट के ऊपर किसी को डिपेंडेंट ना बनाएं, इसको इंडिपेंडेंट करें, उनको IT दें। आप यहाँ पे एक जिस तरह सिलिकॉन वैली है, जिस तरह इंडिया कहाँ चला गया IT में, हमें इस तरह के कुछ काम करने हैं, आप उसके ऊपर बात करें, मंशूर में शामिल करें उसको। ठीक है, तो असद हनीफ साहब, ये अब स्किलफुल बनाएं आप हमारी यूथ को, जो कि करोड़ों की तादाद में नए लोग अब इस सिस्टम में शामिल हुए हैं और वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो ये अगर इस तरह के 6, 7, 8, 10 तरह कार्ड्स आ जाएंगे तो फिर लोग तो घर बैठ कर जाएंगे और अपने महीने की किस्त लेकर आ जाएंगे और उसमें जैसे तैसे गुजर बसर करेंगे। तो ये पाकिस्तान की तरक्की का जो सिलसिला है वो तो रुक जाएगा। और फिर जो 300 यूनिट फ्री देने वाला, ज़रा इसका क्या हल है, क्या मैकेनिज्म है इसका, किस तरह से कैलकुलेशन की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ज़रा इस पर भी रोशनी डाली है। देखिए जी, बात यह है कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो लोगों से वादा किया है, उन तमाम वादों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फुलफिल किया है। यही वजह है कि इंशाअल्लाह ताला अब दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम मैंडेट देगी। अगर उन्होंने 300 यूनिट का वादा किया है तो वो मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात खराब थे या खराब हो गए थे, तो पिछले दिनों में यही लोग थे जिन्होंने हालात खराब किए थे। इस मुल्क के हालात इन लोगों ने खराब किए थे। अब पाकिस्तान तरक्की पे आ गया है, अब पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहे हैं और अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो ये तो 300 यूनिट का जो हमारा तो एक जो है वो मंसूबा है, इसको हम फुलफिल करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से होगा। और जहाँ तक बात रही कि जो ये कह रहे हैं
क्या बात बोल रही, दूसरी क्या बात? अच्छा साहब, ये 300 यूनिट वाले पे पहले आप आ जाइए, ये कैसे करेंगे? कैसे 300 यूनिट तो बहुत दूर की बात है, अगर कुछ 100-150 यूनिट वाला ही मामला हो तो आजकल 100-150 यूनिट का बिल एक घर का, एक यूनिट का कितना आता है? तो आप इसको जब 25 करोड़ पर ले जाएंगे तो सोचें कहाँ जाएगा अमाउंट। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर 300 यूनिट के ऊपर हम इसको लेके जा रहे हैं तो पाकिस्तान उस तरह से तरक्की भी करेगा। पाकिस्तान के अंदर जो है फंड्स आएंगे, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अभी देखिए, जब तक अच्छी हुकूमत, जब उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजबूत पूरे मुल्क में अपनी हुकूमत बना ली है, लोग पैसा लेकर आएंगे, उसी पैसे से जो है काम होंगे, उसी पैसे से जो है हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा और फिर लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो ऐसा सब ये इसके लिए तो आपको कोई 200 से भी ज़्यादा सीट्स चाहिए होंगे ऐसी हुकूमत बनाने के लिए कि जब आप सिंगल हैंडेडली फैसले कर सकें। इस पोजीशन में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त है? इंशाल्लाह ताला अभी आपको पता चल जाएगा, 15 दिन में बात पता चल जाएगी कि किस तरीके से लोग हमें वोट कर रहे हैं और किस तरीके से जो हम इसको विन करेंगे। अच्छा, और इंशाल्लाह ताला सिंगल हैंडेड फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बिलावल साहब कराची से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लाहौर से, ये क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में तमाम 22 नशिस्तों पर उम्मीदवार भी नहीं खड़े किए, ये कोई 17 उम्मीदवार हैं आपके कुल मिलाकर। सर बात ये कि कराची की जो हमारी सीटें हैं ना, तकरीबन वो 99% विन पोजीशन में, और इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार कराची के अंदर, पूरे कराची के देखना किस तरीके से अपनी फतह करेगी। और इस फतह के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान सिंध में भी हुकूमत हम बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला वफाक में भी हुकूमत हमारी। अच्छा डॉक्टर शाह साहब, ये असद हनीफ साहब की गुफ्तगू सुनकर तो ये लग रहा है कि बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी और पूरे मुल्क में दूध और शहद की फिर नहरें बहेंगी। सर देखिए, ये माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूं, मुकम्मल कर लें। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है ना, ये तो सब इल्जामात की सियासत करते रहते हैं कि इल्जाम लगाते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी पार्क नहीं बेचा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी जो है ना लोगों की इमलाक पे नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी अपनों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा। ये सिंध पाकिस्तान, ये पार्क किसने बेचे हैं? कौन सा पार्क? कराची से लेके कौन सा विकास है? कराची से लेके सक्कर तक। सर आप देखें, क्यों नहीं, ये चाइना कटिंग के नाम पे कितने काम हुए, ये किसने किए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए या किस जमात ने किए? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो असद साहब, आपकी जमात हुकूमत में है ना, जिसने किए आप उसको पकड़ें, उस पर मुकदमा कायम करें, केस चलाएं, तहकीकात करें, सजा दें उसको, फिर ये सब आजाद कैसे घूम रहे करने वाले? सर अभी आप देखें ना, बात ये कि उस पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उस पर भरपूर काम किया है, उस पर सजाएं भी हो रही है, उस पर लोग पकड़े भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब दूसरी बात ये हो गई कि जब आप देखें कि जब भी ये दूसरी हुकूमत, अगर आप कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने इतना काम किया, अगर मुस्लिम लीग नून ने इतना काम किया होता तो क्या उनको रिफ्यूज किया होता वहाँ मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर? तो वो लोग वहाँ पे रिफ्यूज कर चुके थे, कराची के अंदर लोगों को रिफ्यूज कर चुके थे। अब कराची के अंदर जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक सिस्टम बनाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रॉपर तरीके से उतर रही है और उतर चुकी है इलेक्शन में, लोगों को काम करके दिखाया, खासकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जहाँ मेरा घर है उस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अरबों रुपए के काम करा दिए। आप आगे इधर की सड़कें देखिए, कराची की बात कर रहे हैं, ये कराची की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात। अच्छा, अरबों रुपए का काम हो गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, पता नहीं ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, लंदन का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल होगा। आप आज जी असद साहब, कोई एक दो प्रोजेक्ट्स कोई ऐसे आप बताएं कि जी फला प्रोजेक्ट हमने फला इलाके में किया, ताकि ये जवाब मिल जाए सबके मुंह में। शारा जहांगीर आके आप देखिए, शारा हुमायूं आप आके देखिए, हैदरी वाली मेन रोड देखें, तो ये सब जब आप आएंगे आपको आके दिखाएंगे। हर वक्त हम तो इधर दिखा रहे हैं, वरना आपको और भी देखना। अच्छा साहब, थोड़ा सा जरा ये एक्सपो सेंटर की तरफ भी अगर आप आ जाएं और वहाँ अगर आप सड़कों का हाल देख लें, ट्रैफिक का हाल देख लें, कि वो पूरा रोड बंद कर दिया गया है, वो एक सिंगल लेन चल रही होती है और वो हर गुजरने वाला इंतजामिया को बद्दुआ दे रहा होता है कि उसके 5 मिनट का सफर कोई आधे घंटे 2 घंटे में फिर मुकम्मल होता है। अरशद साहब को आवाज़ नहीं आ रही, जरा काइंडली इसको देख लीजिए। जी असद साहब। जी हेलो जी असद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? चलो मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ जरा। तो शाह साहब, ये अब इस वक्त जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावे, ये हम इसको सिर्फ ये बयानात की हद तक महदूद समझे या कहीं हकीकत में कोई इस पर अमल होता भी हमें नज़र आ रहा है कि आगे कोई इम्कानात इनके हैं? कराची में इस बार ये माजी से तो थोड़ी ज़्यादा ही कैंपेन कर रहे हैं, थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं हमें ग्राउंड्स में, कैंडिडेट्स भी इनके थोड़े से ज़्यादा खड़े हैं पहले के मुकाबले में। कुछ तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आती हुई? मेरे जो साथी पीपल्स पार्टी के हैं, मैं इनके गोज गुजार कराना चाहता हूँ 3-4 बातें कि ये कहते हैं कि हमने इमलाक को नहीं किया, तो प्राइवेटाइजेशन करके आपने पूरी इस मुल्क की इंडस्ट्री को तबाह किया। जो प्राइवेटाइजेशन की गई थी वो पीपल्स पार्टी ने की थी। उसके बाद जो है IPPs के जो एग्रीमेंट्स किए थे, जो कैपेसिटी और सर्कुलर डेट है, जो पूरी कौम को आने वाले 50 साल तक इन्होंने मकरूज कर दिया कि कैपेसिटी की हमें पेमेंट्स करनी है,
चाहे वो हम जितनी भी बिजली उनसे लें, तो उस वक्त कौन उसका जो है पावर का मिनिस्टर कौन था, वो बिलावल साहब के वालिद साहब थे उसके मिनिस्टर। उसके बाद ये कहते हैं कि शहर की ये हालत हो गई, तो साइट में आप जाके देखें, कोरंगी में जाके देखें, बड़े बड़े गड्ढे हैं और वह कंटेनर लोगों पे गिर जाते हैं और लोगों की शहादतें हो जाती हैं। और SBCA जो कि KBCA था, इन्होंने उसको SBCA करके पूरे शहर का लैंडस्केप तबाह कर दिया। पूरे शहर में इन्होंने पोस्टर्स डलवाए हैं, दिहाड़ियां लगवाई हैं, इन्होंने भर्ती ऑल सिंध लेवल पे SBCA बना के की, हंगरी हाउंड को कराची शहर पे छोड़ दिया और इन्होंने जो अंदर की गलियां वो तक कमर्शलाइज कर दी और इस पूरे शहर का लैंडस्केप बिगाड़ के रख दिया। पानी जो है ये बेचते हैं, बिल्डिंग्स की छतें ये लोग डलवाते हैं, और ये किस मुंह से, मैं कहता हूं कि ये आके हमसे बात करते हैं। और कराची के नौजवान को, चाहे वो किसी भी कौम का हो, कराची में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हर तरह की कौमियत के लोग बसते हैं, मगर कराची का मकामी वो है जो यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, जिस बच्चे ने यहाँ मैट्रिक किया है, जिस बच्चे ने यहाँ इंटर किया है। तो क्या इन्होंने कराची के मकामी को नौकरी दी? नहीं दी। बाहर के लोगों को लाके जाली डोमिसाइल बना के, और MQM के मेरे जो साथी हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड उनके लिए, मगर मैं उनको ये पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ कि जो पुराना स्लोगन है कि जी हम कोटा सिस्टम, अब कोटा सिस्टम जो है कराची की जरूरत है, ये लेस प्रिविलेज लोगों के लिए होता है। और कराची के लोग, हैदराबाद के लोग और शहरी सिंध के लोग, दे आर लेस प्रिविलेज पीपल। और कोटा सिस्टम जो कबर थी हमारी 40 साल पहले, अब वो हमारी खंडक है। हमें 40% जो हमारा कोटा है वो हमें डिमांड करना चाहिए कि 2008 से लेके 2024 तक क्या कोटा सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया? नहीं किया। क्या इन्होंने यहाँ के लोगों को, बच्चों बच्चियों को नौकरी दी? नहीं दी। सारे हेडमास्टर, सारे जो प्रिंसिपल्स कॉलेजेस के बाहर से लाके लगा दिए, सारे आपके जो तालीमी इदारों के बोर्ड हैं वो बाहर के लोग हैं, सारे जो सब रजिस्ट्रार हैं जो 125 इस शहर के हैं वो सारे बाहर के हैं। तो भाई कराची शहर का भी कोई आदमी लगा दो ना, पूरा लाके आप लोगों ने टेक ओवर पीपल्स पार्टी के अलावा अगर मुस्लिम लीग नून या कोई और जमात यहाँ पर आती है तो ये मसला हल होगा या नहीं होगा, ये मैं जमील साहब के सामने भी ये सवाल रखूंगा। लेकिन पहले अरशद साहब, ये कराची की नुमाइंदगी की आप बात करते हैं, सबसे बड़ी जमात होने का दावा भी करते हैं। ये कराची की 22 में से 3 नशस्तों पर आपने अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए, NA 230, 231, 239, हमें MQM का कोई नाम वहाँ नजर नहीं आ रहा। ये क्या वजह है इसकी कि कराची की सबसे बड़ी जमात और फिर आपके कराची की 4 सीटों पर जो है ना, 3 सीटों पर कराची की हमने PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट की है। वहाँ पर जो है कहीं पर हमारे सूबाई में खड़े हुए हैं, जहाँ उनके कौमी असेंबली से खड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमने मीरपुर खास में किया, जिस तरीके से हमने सक्खर में किया, जिस तरीके से हमने कंडोला में किया है, तो ये हमें पता है कि ये वो विसिलिटीज हैं मलील के जो सबब एरिया है। देखिए पीपल्स पार्टी ने किया क्या, पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली गांव वोटों को जो है ना वो, अच्छा साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ हम आते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट 3 सीटों पर आपने क्यों की है? इसके बदले आपको क्या मिल रहा है? क्या इसी तरह लाहौर में भी एडजस्टमेंट हुई है कि वहां पर MQM को सपोर्ट कर रही हो PMLN? नहीं, देखिए लाहौर में डेफिनेटली नहीं कर रहे। लाहौर में हमारे अपने कैंडिडेट खड़े हैं, मुल्तान में हमारे अपने कैंडिडेट खड़े हैं, बलूचिस्तान में हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, KPK में हमारे कैंडिडेट खड़े हैं। आज हमें नुमाइंदगी अगर उन जगहों पे नहीं मिल रही तो इंशाअल्लाह ताला जब when they will see the performance, आज की MQM जो है वो एक डिफरेंट MQM है। आज की MQM अपने डिसीजन यहीं बैठकर कैबिनेट में करती है, अपनी खुद की जो काउंसिल है उसमें बैठ के करती है। और नंबर 1, नंबर 2 जो अभी ये बात कर रहे थे, इन्होंने बात की थी कोटा सिस्टम पे, शाह साहब बात कर रहे थे, शाह इमाम साहब, शाह भाई ने, वो बिल्कुल सही। हम तो कह रहे हैं, हम आज दैट इज व्हाट वी आर डिमांडिंग कि कोटा सिस्टम आज हमारी जरूरत है, हमें 40% कोटा चाहिए। हमने यही तो कहा कि उन्होंने 5 लाख जो नौकरियां दी, 2 लाख जाली डोमिसाइल बना के दी है। हम तो कहते हैं आपको जितनी नौकरियां देनी है दो, आप हमें हमारा 40% शेयर दे दो। आप कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह को, कराची, हैदराबाद और सक्खर को आप उसका जो है हक दो, उनके लोगों को नौकरियां दो। तो ये तो पीपल्स पार्टी ने जस्टिफिकेशन की नहीं है, तो हम किस मुंह से ये फिर बात करते हैं? ये तो देखिए पीपल्स पार्टी को अब हम निकल रहे हैं ना, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में निकल रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं।
हमें पता चल रहा है कि लोग पीपल्स पार्टी की गुलामी से किस तरह आजादी चाहते हैं। ये इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी दूर नहीं है। अच्छा चल ठीक है, और इसीलिए शायद आप तमाम सियासी जमातों ने हाथ में मिला लिया है, लेकिन अब इसमें किसको क्या मिलेगा, जरा ये सवाल मैं जमील साहब के सामने रखता हूँ। जमील साहब, MQM 3 सीटों पर आपको सपोर्ट करने जा रही है, बिल्कुल, इसके बदले में आप इनको क्या ऑफर कर रहे हैं? आपको तो इनके वोट्स, इनकी सपोर्ट मिल जाएगी। एक और नुकता कि कराची में हम देख रहे हैं सिर्फ 3 जमातें ऐसी हैं, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और तीसरी जमात है TLP, तहरीक लब्बैक। सिर्फ इनके तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े हैं, बाकी किसी जमात के तमाम हलकों पर उम्मीदवार नहीं खड़े। तो ये क्या वजूहत हैं इसकी? देखें अरबाब, उसमें बड़ा सिंपल फार्मूला है। देखें, एक तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि MQM कराची और सिंध की एक हकीकत रही है और हकीकत रहेगी। इनका एक मैंडेट है। 2018 के इलेक्शंस को सामने रखते हुए सीट एडजस्टमेंट की गई हैं। मलीर में जो तीनों हलके थे जिसमें MQM ने हमें सपोर्ट करना है, सीट एडजस्टमेंट की है हमसे। देखें, ये एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप देखें कि इन दोनों जमातों के करीब आने से पीपल्स पार्टी बौखला गई है। अच्छा, ठीक है। मलीर जिसको पीपल्स पार्टी अपना गढ़ समझती थी और जिसने मलीर को खंडर बदल दिया, अब जब MQM और नून लीग ने वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो उससे हम एक बड़ा मजबूत इत्तेहाद लेके आप सामने आए हैं। तो इससे जो है ये मकसद उसका, MQM उसके अगेंस्ट कुछ मांग नहीं रही, लेकिन मकसद क्या है कि इन सीटों को जीतना, पीपल्स पार्टी को सिंध से बाहर करना, पीपल्स पार्टी के सिस्टम को शिकस्त देना। और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के करप्ट सिस्टम को शिकस्त देने के लिए अगर 2-3 जमातें मिल जाएं तो आई थिंक दैट इज नीड ऑफ द टाइम। और जमील साहब, ये हैरान कुन नहीं है कि MQM कुछ नहीं मांग रही, चूंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है MQM का, तमाम जमातों के साथ इत्तेहादी रहे हैं, विफाक में भी और अक्सर सूबाई में भी। तो ये बगैर कुछ दिए मुस्लिम लीग नून के साथ दरिया दिली का मांग नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि देखें आगे गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मांगी हैं। जी जी जी। अच्छा वोरा साहब एक मिनट, देखें MQM हमारी एक मजबूत इत्तेहादी के तौर पे सामने आएगी। और मैं आपको कितना कहूँ, सिर्फ वफाक नहीं, सिंध में भी एक मजबूत इत्तेहादी बनकर मुस्लिम लीग नून और MQM और 1-2 और जमातें मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिस्टम को हम बाहर करेंगे सिंध से इंशाल्लाह। आप देखेंगे जिस तरह नाइंसाफ़ी हुई है अर्बन सिंध के साथ, जिस तरह यहाँ मेरठ का जो है एहतसाल किया गया है, जहाँ मेरठ का गला घूंटा गया है, यहाँ पे मुसलत किए गए हैं लोग, यहाँ की तबाही और बर्बादी की गई है, हम जमातें मिलकर एक मजबूत इत्तेहाद बनाकर पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। और सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो चूँकि उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो ये उनको क्यों आप लोग अपने इत्तेहाद में अभी तक शामिल नहीं कर रहे? और ज़ाहिर है कि वो भी 14-15 सीटों के साथ एक हकीकत रहे पाकिस्तान। देखें, मैं आपको आज कहूँ कि बड़ी स्ट्रांग र्यूमर्स हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में आ चुकी है। अच्छा। और ये कहते हैं ना कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, लेकिन ये एक तो कराची में तमाम कैंडिडेट खड़े नहीं कर सके क्योंकि उनको पता नहीं था कि वहाँ से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आज़ाद उम्मीदवारों के पास जाना, कांटेक्ट करना। आई नो फ्यू पीपल जिनसे उन्होंने रब्ता किया है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। तो हमें जो है इस वक्त जो है MQM जैसे मजबूत जमात के साथ इत्तेहाद करके हम दाएं बाएं नहीं देख रहे। इंशाल्लाह हम यहाँ पे अच्छे तरीके से जीतेंगे। तो असद हनीफ साहब, ये बड़ा मजबूत इत्तेहाद बन रहा है PMLN का और MQM पाकिस्तान का। अब इस इत्तेहाद का मुकाबला आप अकेले कैसे करेंगे? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोगों से रब्ता कर रहे हैं, उनको साथ मिलाना है इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले ही कोई डील भी हो सकती है? देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारी मन गलत बातें हैं और ये सारी एक झूठ के ऊपर मबनी बातें हैं, इन किसी भी बात में किसी की कोई सच्चाई नहीं है। आज ये कहते हैं हम इत्तेहादी, अब भाई इत्तेहाद पहले नहीं हुआ, कितनी बार इत्तेहाद हुआ है? उन इत्तेहादों के बाद क्या हुआ? ये MQM जो अब हमेशा से पहले बोलती आती थी कि मुस्लिम लीग नून ने हमारे जो लोग शहीद कर दिए, आज वोटों के खातिर उन्हीं लोगों को, उन्हीं शहीदों का बेचारों का सौदा कर दिया। आपके भी इत्तेहादी रहे, इनके भी इत्तेहादी रहे। देखिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ हमारे इत्तेहादी नहीं रखे, हमारी भी इत्तेहादी रहे, बिल्कुल रहे, मगर बात इतनी और आप नून लीग के इत्तेहादी रहे। इस वक्त इनको ये सोचना चाहिए, 6-8 माह पहले की बात। देखिए इस वक्त ये हमें सोचना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से लोगों को काम डिलीवर करना है, लोगों को काम करके देना है। ना हम इनकी बातों में आएंगे, ना हमें इनकी बातों से कोई गर्ज है। हम विनर से, हम विनर हैं। बादशाह होता है, नीचे लोग आए बातें करें, जीत जाएंगे, ये कर जाएंगे, कभी ये जीतनी साहब और पुराने देखते हुए नए नहीं है, पुराने देखते हुए। अब हम बाशऊर है, कराची का लड़का, कराची की औरत, कराची का हर शख्स बाशऊर है। अब उनको पता है कि वो इन बातों के ऊपर अपना वोट नहीं भेजेंगे। वो तो बेचारे एक बार वोट देके चला जाता है वोटर,
और उसके बाद 5 साल तक ये लोग बैठ के उनके वोटों का सौदा करते हैं। ठीक है शाह साहब, आखिरी सवाल शाह साहब, चूंकि वक्त भी थोड़ा रह गया, आप कराची के अवाम और फिर ओवरऑल अगर इसको जेनरिक पूरे मुल्क पर भी ले जाएं, पाकिस्तान के अवाम आने वाले इंतखाबात में किससे उम्मीद लगाएं? चूंकि आप आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, आप एक न्यूट्रल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मैं तो अपने हल्के के अवाम के वोटर से ये गुजारिश करूंगा कि इन्होंने हर तरह की जो सरकार ये सियासी लोगों को चेक कर लिया है, तो एक मौका मुझे दें। इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का वादा नहीं है, कोई सुहाना ख्वाब नहीं है, डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जितनी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी। लेकिन शाह साहब, आपको भी अगर आप जीत भी जाते हैं आज़ाद हैसियत में, तो आगे सिस्टम में आने के लिए आपको किसी न किसी सियासी जमात को तो ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। देखिए, मेरा एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी गवर्नमेंट बनाएगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, या कि मेरे हल्के की आवाम बेनिफिट ले गवर्नमेंट का, ना कि हम अपोजिशन में जाएं। अल्लाह ताला ने अगर करम किया और मैं जीता, तो मैं जो जिसकी भी गवर्नमेंट होगी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह साहब, कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद साहब, अरशद वोरा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद। गुफ्तगू आपने सारे मेहमानों की सुनी, अब फैसला आप पर है कि 8 फरवरी को आप क्या फैसला देते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।